हाय, दिस इज कोमल चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहले देखेंगे हम आज के टॉपिक्स की करंट अफेयर्स के टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को डिटेल में। ठीक है, कुछ उनसे संबंधित जो फैक्ट रहेंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक रहेगा सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी। हाल ही में पहलगाम के अटैक के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा में इलेक्शन हुए हैं और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का चयन हुआ है, नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। सिप्री रिपोर्ट आई है एक, उसके बारे में देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ECMS, उसके लिए गाइडलाइंस और पोर्टल जारी किया गया है। भारत और फ्रांस के मध्य एक राफेल का सौदा हुआ है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थाईलैंड के खुनिंग पात्मा लिसवाटुकुल को BWF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इसको देखेंगे। और चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, उसको देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप हुई है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि 2019 से लेकर अभी तक उपसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद 2019 से लेकर अब तक खाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है और क्या लॉजिक है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है उपाध्यक्ष से संबंधित, उसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारत NSM के तहत पेटावर्ल्स पावर के साथ सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं भारत ने, उसको देखेंगे हम। और लास्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में देश का पहला AI आधारित फॉरेस्ट अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूं मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रही रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में हैदराबाद में क्या हुआ है, जो जंगल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसकी कटाई पर, ठीक है। सो उसी आधार की क्या है, एक AI आधारित एक इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश में, राइट। और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय है, बहुत ही ज्यादा अभी हाईलाइट है, ठीक है। हालांकि सभी क्या है इंपॉर्टेंट है, बट ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी। तो हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी यानी कब बनाई गई थी, कब लाया गया था इसे, 1960 में लाया गया था, ठीक। यह ट्रीटी जल उपयोग के अधिकार से रिलेटेड है। किसके अधिकार से रिलेटेड है, जल उपयोग से संबंधित है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, जल उपयोग से संबंधित है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह ट्रीटी जल उपयोग से संबंधित है। यह ट्रीटी भारत और सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मध्य हुई थी। और मेडिएटर कौन था, विश्व बैंक। इस ट्रीटी के माध्यम से क्या हुआ था, जो पूर्व की नदियां थी इंडस, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी का प्रयोग लगभग 70% पानी पाकिस्तान को यूज करना था। वहीं अगर मैं बात करूं पूर्वी नदियों का पानी, रावी, व्यास, सतलुज, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी कि भारत पूर्णतः इनको प्रयोग करेगा। वहीं जो पश्चिमी नदियां हैं, चाहे हम बात करें इंडस कहां से आ रहा है, ये आ रहा, झेलम, चिनाब, पश्चिमी नदियों का प्रयोग पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया। लगभग 70% पानी किसके हिस्से में जा रहा था, पाकिस्तान के लिए, और लगभग 30% पानी भारत यूज कर सकता था। यूज किस में कर सकता था, जैसे कि घरेलू उपयोग हो गया, कृषि से संबंधित उपयोग कर सकते हैं, जल विद्युत क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्लियर ये पॉइंट कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आई थी, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी। मध्यस्थता किसने की थी? विश्व बैंक ने। इसमें क्या था कि पश्चिम की नदी जो होंगी, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, 3 नदियों का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक, लगभग 70% पानी का प्रयोग करेंगे वो लोग, और 30% का प्रयोग करेंगे भारत। तो ये सब क्लॉज था। सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या थी? नेक्स्ट न्यूज है हमारी कनाडा इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी, कौन है? मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, और ये कौन सी पार्टी के हैं? लिबरल पार्टी से हैं। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को क्या किया है? मतलब उसकी जगह, उनकी जगह ली है जस्टिन ट्रूडो की। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। ये आज की न्यूज थी, उसकी कटिंग लगी हुई है, यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिप्री रिपोर्ट। सिप्री क्या है? सिप्री एक संस्थान है। ठीक है, स्टॉकहोम बेस्ड एक संस्थान है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर है तो क्या है? सिप्री, एस से स्टॉकहोम, ई से सॉरी आई से इंटरनेशनल, पी से पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम बेस्ड है। ये क्या करती है? यह है हथियारों से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे मिलिट्री में या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट में कौन कौन से देश कितना खर्च कर रहे हैं, क्या उनका ग्रोथ है, ठीक है, क्या स्टेटस है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा कौन खर्च कर रहा है? यूएसए कर रहा है, फिर चाइना का नंबर आता है, रशिया, जर्मनी और इंडिया। इंडिया कौन से प्लेस पर है? 1 2 3 4 5, यानी कि भारत की रैंक कितनी है? 5th है। चौंकाने वाला डाटा यह है कि 2023 में जर्मनी 7वें स्थान पर आया करता था, जो अब 4थे नंबर पर आ गया है। इस समय देखने को मिल रहा है कि यूरोप में भी हथियारों की होड़ बढ़ रही है। ठीक है, एक फैक्ट है कि भारत का बजट, रक्षा बजट, पाकिस्तान का 9 गुना है। एक सुंदर सा फैक्ट था, सो आप भी याद कर सकते हैं। क्लियर? सिप्री है, एक संस्थान है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो, जिसका काम क्या है? रिपोर्ट जारी करती है हथियारों से संबंधित कि कौन सा देश कितने % ग्रोथ कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा ईसीएमएस गाइडलाइंस एंड रिपोर्ट। ईसीएमएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, यह किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, हाल ही में जारी की गई है, कल की डेट है, तो डेट इसकी रहेगी अप्रैल 2025। राइट, इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के जरिए क्या कर रहे हैं? गाइडलाइन जारी की है, और इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे? बताइए जरा, मंत्री कौन है? ठीक है, कौन मंत्री है? इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव।
कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्लियर है पॉइंट? और ये कहां से इन्होंने सीट जीती है? इन्होंने कहां से सीट जीती है? इनकी सीट है ओडिशा से, और ये राज्यसभा में सदस्य हैं। अगर पूछ लेता है तो बता देना कि राज्यसभा में सदस्य है और ओडिशा से इनकी सीट है। ठीक है, राइट। दूसरा, ये इस क्षेत्र में, यानी कि यह जो स्कीम है ईसीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ठीक है, और यह पहली पीएलआई स्कीम के अंडर है। यह पीएलआई स्कीम के अंडर है और यह पहली योजना है जो स्पेसिफिक किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, पीएलआई स्कीम क्या होती है? यानी कि पहली स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए लाई गई है। ठीक है, पीएलआई स्कीम क्या होती है? ये होती है एक तरह से उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस स्कीम के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि अगर आप उत्पादन करेंगे ज्यादा तो आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। बेनिफिशियरी ज्यादा क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, जब ऐसी स्कीम दी जाती है क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा ऐसी स्कीम के द्वारा। ठीक है, उससे क्या होगा? हम समझ सकते हैं घरेलू निर्माण और विनिर्माण क्या होगा? बढ़ेगा। निर्माण और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जब ये निर्माण, ये काम होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा? उत्पादन और रोजगार भी बढ़ेगा। उत्पादन प्लस रोजगार, दोनों चीजों में हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। राइट, जब उत्पादन रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? जो चीज हम आयात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि उसका आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि आयात बिल कम होगा। आयात कम होगा। तो चीज समझ में आई? ईसीएमएस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ओडिशा से सीट की राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, पीएलआई स्कीम है ये। पीएलआई स्कीम क्या? पहली स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए लाई गई है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम के साथ लाई गई है, पहली स्कीम है ऐसी। राइट, दूसरा क्या है? पीएलआई स्कीम क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम होती है, यानी कि प्रोत्साहन देना, उत्पादन के साथ प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी स्कीम लाई जाती है। इससे क्या होता है कि आपको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्पादन आप ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? घरेलू निर्माण और विनिर्माण बढ़ेगा। उससे क्या होगा? आयात का बिल कम होगा, रोजगार जनरेट होगा, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा भारत और फ्रांस के मध्य राफेल एम लड़ाकू विमान के सौदे को मंजूरी दी गई है। राफेल एम का मतलब क्या है? यानी कि राफेल मैरिटाइम, राफेल मैरिटाइम, राफेल मैरीन। ठीक है, राफेल मैरीन। जब मैरीन आ गया तो किसके लिए है? ये नौसेना की शक्ति को बढ़ाएगा, नौसेना की शक्ति को बढ़ाएगा। तो ऐसे फाइटर्स की हमने क्या किया? डील की है। कितने फाइटर्स की डील की है? 26, जिसका ऑर्डर अगर हम बात करें तो डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी 2029 से, और 31 तक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया जाएगा 2 साल में ही। यानी कि 2029 में क्या होगा? ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा शुरू, और 2031 में क्या हो जाएगा? ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश पूरा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है?
चलो क्लियर है। तो दूसरा राफेल, राफेल हो गया। मुझे बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, क्योंकि फ्रांस चर्चा का विषय है। तो इमैनुअल मैक्रो कौन है? राष्ट्रपति। तो क्या मुझे बताएगा कोई कि वहां पे क्या प्रधानमंत्री भी होते हैं? वहां पे क्या प्रधानमंत्री भी होते हैं? फ्रांस में प्रधानमंत्री होते हैं या नहीं होते हैं? जी हां, फ्रांस में प्रधानमंत्री होते हैं। नाम क्या है? फ्रांसा बैरो। जब कोई भी देश वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है तो सिंपल सी बात है, वनडे एग्जाम के लिए वहां की राजधानी, वहां के पीएम, वहां की करेंसी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा यहां पर पूरी क्लास में कि फ्रांस की राजधानी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। याद है सबको? पेरिस क्लाइमेट, COP15। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमें, मैं नहीं जानता क्या होता है क्लाइमेट चेंज, तो वही वाला पेरिस है ये। ठीक है। तो क्या मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है मुद्रा को लेके, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? एनीवन जो क्लास में प्रेजेंट है, क्या मुझे बता पाएगा जो वीडियो देख रहा है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा होती है यूरो मेरे दोस्त। क्या होती है? यूरो। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है फ्रांस से रिलेटेड कि फ्रांस क्या है, इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस का मैप भी आप विजिट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रांस किस किस देशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास से मैं रिमेंबर रखूंगा कि मैं खुद से मैप लगाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि थाईलैंड के खुनिन पात्मा को लीसवादकुल को नए BWF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बताइए, ये न्यूज है कि जो पात्मा लीसवादकुल है इनको BWF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। ये ऐसी दूसरी महिला है, महिला के रूप में इसका अध्यक्ष बनी हुई है, ये दूसरी महिला है। तो प्रथम कौन थी? प्रथम थी लू सेंग्रोंग। कौन थी? लू सेंग्रोंग। तो प्रथम महिला कौन थी? ये दूसरी महिला है। प्रथम महिला कौन थी? लू सेग्रोंग। ये कहां की थी? ये चीन की थी, चाइना की थी। और ये कहां की? थाईलैंड की। राइट। अब मुझे बताइए BWF क्या होता है? BWF होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। फुल फॉर्म लिखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। लिखो मेरे प्यारे साथियों, BWF की फुल फॉर्म। और इसे कब स्थापित किया गया था BWF को? तो BWF को स्थापित किया गया था 1934 में, 1934 में स्थापित किया गया था। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां था? कहां पे है? सॉरी, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। कहां पे है? कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि मलेशिया से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है कि मलेशिया की राजधानी लिखी हुई है, PM और PS क्या क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आप खुद से चेक करेंगे। और ये मैंने कर दिया यहां पे स्टार मार्क। राइट। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। होमवर्क क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब आप गूगल करते हैं कोई चीज तो उससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा चीजें भी नोटिस करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है, चीन ने एक मिशन लॉन्च किया है, तियानलिन 2।
लॉन्च किया है डेटा रिले, ठीक है, एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। इसे क्यों लॉन्च किया गया है, कोई बताएगा मुझे? किसी ने पढ़ा है न्यूज? किसी ने पढ़ी है क्यों किया गया है? अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी को संचालन में समर्थन देने के लिए, यानी कि ये है हमारा क्या, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ISS के संचालन में समर्थन देने के लिए चाइना ने क्या किया है, तियानलिन 2 को लॉन्च किया है। क्लियर? कोई मुझे बताएगा कि हमने ये अंतरिक्ष में क्यों लगा रखा है, क्या फायदा हो रहा है इससे? इससे अंतरिक्ष में हमें अनुसंधान, ठीक है, से संबंधित चीजें हमें जानकारी मिलती है, यानी कि अनुसंधान करने में आसानी हो, अनुसंधान स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान में आसानी हो, राइट? ठीक। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कितने देशों ने मिलकर ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था? तो भाई मेरे 15 देशों ने मिलकर बनाया था, 15 कंट्रीज ने मिलकर इसे बनाया था। कुछ लोगों ने डिजाइन में काम किया, कुछ लोगों ने निर्माण में काम किया, कुछ लोग संचालन में काम करते हैं। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि इस ISS कहां पर स्थापित है, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कौन सी कक्षा में स्थापित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की निम्न कक्षा में इसको स्थापित किया गया है, पृथ्वी की निम्न कक्षा में इसको स्थापित किया गया है, लो ऑर्बिट में, माय फ्रेंड। क्लियर ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तियानलिन के लिए, इसको किन किन देशों ने, यानी कौन कौन सी चाइना की एजेंसी थी जिन्होंने इसको डेवलप किया है? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है कास्ट का, CAST प्लस CASC। तो दो संस्थानों ने मिलकर काम किया है। अरे भाई आजा। जब हम बात करेंगे तियानलिन को डेवलप किसने किया है, तो सबसे पहले नाम आएगा कास्ट का, एंड फिर आएगा CASC, चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां पे एरोस्पेस है और यहां पे एकेडमी है, राइट? क्लियर? क्लियर पॉइंट? एक क्वेश्चन आता है कि ISS को कब स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट 1998 में इसका पहला पार्ट भेजा गया था और यह 2000 से यहां चालक दल पहुंच गए थे और तब से लगातार काम कर रहा है। यानी कि 1998 में पहला पार्ट, इसका पहला हिस्सा पहुंचा था अंतरिक्ष में और तब से 2000 से सन 2000 में चालक दल पहुंच गए थे वहां पे, तब से यह लगातार काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट? तो हमने क्या चीज देखी कि तियानलिन को किसने डेवलप किया? कास्ट एंड CASC ने, फुल फॉर्म आपको बता दी गई है, ठीक है। क्यों स्थापित किया गया था? ISS का समर्थन करने के लिए संचालन में, ठीक है। ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। कितने देशों ने मिलकर बनाया है? 15 देशों ने मिलकर बनाया है। किसने डिजाइन में हेल्प किया है, कोई संचालन में कर रहा है, ठीक है, वो सब चीजें। फिर हमने बात की कि ISS को कहां पे स्थापित किया है, तो पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो ऑर्बिट में ISS को स्थापित किया गया है। ISS क्यों बनाया था? ताकि हमें अनुसंधान करने में आसानी हो, इसलिए हमने ISS को डेवलप किया, ताकि अंतरिक्ष और जो बाहर जो जहां पे हमें अनुसंधान की जरूरत है, ठीक है, अंतरिक्ष में, राइट, तो वहां के अनुसंधान को देखने के लिए अनुसंधान आसानी से हो, इसलिए हमने क्या किया? ISS का डेवलप किया, ISS को स्थापित किया, बनाया।
राइट। तो आईएसएस को कब बनाया गया? आईएसएस का जो पहला हिस्सा था वो 1998 में 29 में भेजा गया और 2000 से चालक दल वहां पहुंच गए थे, तब से लगातार काम कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? चलो क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा है योगासन। दूसरा योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप हुई है अभी 2025 में। ठीक है, 2025 में स्थापित हुई है। और इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत 87 मेडल के साथ शीर्ष तालिका पर है। यहां पे शीर्ष पर है भारत, 87 मेडल के साथ शीर्ष पर है। ठीक है, कहां पे हुई थी? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ इस, राइट। इसे करवाता कौन है? इसे करवाते हैं एशियाई योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि एशियन योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा इसे कराया जाता है। क्लियर पॉइंट? तो दूसरा योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां पे हुई है? भारत में हुई है। क्लियर पॉइंट? इसे कौन कराता है? एशियाई योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन कराता है। अब क्या हुआ है? इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है और भारत 87 मेडल के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है 2019 से उपाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ है, रिक्त पड़ा है। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, ये थोड़ा रुक के समझाने की चीज है। तो जो उपाध्यक्ष होता है, जब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो पहले उपाध्यक्ष समझते क्या होता है। पहले लोकसभा की हम बात करेंगे। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दो पद होते हैं। परंपरा के अनुसार जो डिप्टी स्पीकर होता है वह लोकसभा के विपक्ष के पार्टियों से होता है, विपक्ष का नेता होता है जनरली, राइट। लेकिन 2019 से उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है, जो संविधान की संवैधानिक विसंगति को दर्शाता है। ठीक है, तो न्यूज में क्यों बना हुआ है? क्योंकि 2019 से अभी तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हुआ है और यह संविधान की विसंगति को हमें दिखा रहा है, संविधान की क्या है, दुरुपयोग को हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे, थोड़े फैक्ट के बारे में जानेंगे कि डिप्टी स्पीकर क्या है, कहां से पद बना, कैसे बना, क्या था। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो फाउंडेशन बैच जाएं, वहां पे डिटेल में चीजें हैं। ठीक है, सो अभी हम यहां पे बात करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ हम लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे। वहां पे आपको सीक्वेंस के साथ सब चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा हम पृष्ठभूमि को समझेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि यानी कि जो उपाध्यक्ष है वह पद कब और कहां से कैसे कैसे आया। तो यह पद मिला हमें भारत शासन अधिनियम, हमें देखने को मिलता है, एक मिनट, भारत शासन अधिनियम 1919 में मिलता है और 1921 से एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि 1919 में के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें हमें उपाध्यक्ष देखने को, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का पद देखने को मिलता है, जिसे 1921 से लागू किया गया है। ठीक है, ऐसे सच्चिदानंद सिन्हा को डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं केंद्रीय विधानसभा में। ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्र, जब भारत आजाद हो गया था तो पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? M.A. अयंगार।
स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी स्पीकर यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये था हमारा क्या एक बैकग्राउंड कि कब भारत में हमें देखने को मिलता है कि डीएस यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद लाया गया, कैसे आया, 1919 के शासन अधिनियम से आया और 1921 से लागू हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को केंद्रीय विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाया गया। और अगर बात करें हम स्वतंत्रता की तो M.A. अयंगार पहले सदस्य थे जो स्वतंत्र भारत के डिप्टी स्पीकर बने। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रोविजन की कि किस तरीके से चुनाव होता है, किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं इनके चुनाव को लेकर। तो बात करेंगे हम चुनाव की। तो आर्टिकल 93 ये कहता है, आर्टिकल 93 चुनाव की बात करता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? पॉइंट क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है। आर्टिकल 93 कह रहा है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे, सिंपल। ठीक है, मैं बता चुका हूं परंपरा के अनुसार क्या है, विपक्ष का नेता बनता है। अगर हम बात 94 क्या कह रहा है समझ थोड़ी और बात करें कि चुनाव तो हो गया, लेकिन अगर वो इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा किस में आएगा? तो इस्तीफा की मैं बात करता हूं। इस्तीफा के लिए हमारा 94 आर्टिकल एक्टिवेट होता है, जिसमें कहा गया है अवकाश या इस्तीफा या निष्कासन, तीन चीजें बोली गई हैं। अवकाश, इस्तीफा या निष्कासन। निष्कासन कौन करेगा? संसद करेगी, संसद द्वारा साधारण बहुमत से। सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी से होगा। साधारण बहुमत से। दूसरा, अगर लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो किसे देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को देना तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को। यानी कि इस्तीफा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, आपस में इस्तीफा दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे, एक और आर्टिकल हम देख सकते हैं जो बात करेगा कर्तव्यों को लेके, यानी कि कर्तव्यों को लेके। कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 95, जो ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ध्यान से सुनना, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी कि 95 क्या कह रहा है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कार्य करेगा। क्लियर पॉइंट? जब उपाध्यक्ष कार्य करेगा तो वह
अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली सारी शक्तियों को एंजॉय करेगा। ये था हमारा सिंपल पॉइंट, ठीक है। और योग्यताएं, क्या योग्यताएं होंगी क्या नहीं होंगी, वो सब हम आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है प्रॉपर, जहां पे फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां पे बहुत ही डिटेल में हम चीज समझ रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने बहुत कम बताया है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में वन वर्ड बहुत डिटेल में डिस्कस हम करते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, ताकि आपको चीज समझ में आए। अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपसे फिर मेरी बहुत ज्यादा गुजारिश है कि आप वीडियो जाके देखें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भारत ने एनएसएम के तहत, किसके तहत, एनएसएम के तहत पेटाफ्लस पावर के साथ सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं, ठीक है। यहां न्यूज है, ये है कि 35 पेटाफ्लस पावर के साथ सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं। तो कितने कंप्यूटर तैनात किए हैं, 34 सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं, ठीक है। किस मंत्रालय के अंडर यह काम किया जा रहा है, MEIT, किस मंत्रालय के अंतर्गत, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर यह काम किया गया है। क्लियर ये बात। दूसरा, किस मिशन के अंतर्गत किया गया है, एनएसएम, एनएसएम मिशन के अंतर्गत किया गया है। एनएस मतलब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, एनएसएम के तहत, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पैराफ्लस पावर क्या होती है। पैराफ्लस पावर होती है 10, एक पैराफ्लस पावर इक्वल होती है 10 लाख गीगाबाइट के, 10 लाख गीगाबाइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, राइट। और यह ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक जगह है, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। कहां पे लगाए, पूरे भारत में। तो हमने जो पॉइंट देखे वो क्या थे कि भारत ने क्या किए, 34 सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं पूरे भारत में, 35 पेटाफ्लस पावर के साथ। एक पेटाफ्लस कितना होता है, 10 लाख गीगाबाइट के बराबर। और किस मंत्रालय के अंतर्गत बात की गई है, तो यह बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत ये सब किया जा रहा है। पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था, कब लाया गया था, मुझे ये बताइए। चर्चा का विषय है तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन कब लाया गया था, इसे लाया गया था 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च, ठीक है, राइट। और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्लस यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्लस इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत किया गया है। 1 मिनट कैंसिल कर दो, क्लियर है बात। तो इनके द्वारा इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय मिशन कब लाया गया था, 2015 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था। सॉरी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ देश का पहला AI आधारित फॉरेस्ट अलर्ट। पॉइंट क्या है,
AI आधारित है, AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा तो क्या होगा, रियल टाइम अलर्ट मिलेगा, रियल टाइम अलर्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो गूगल अर्थ है, सैटेलाइट है, इमेजनरी है, मशीन लर्निंग है ना, इन सब से क्या करेगा, एल्गोरिथम सेट करेगा और रियल टाइम पे क्या करेगा, अलर्ट करेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, अवैध कटाई पर रोक लग सकती है। क्या लग सकती है, अवैध कटाई क्या हो जाएगी, रुकेगी, अवैध कटाई कमी होगी, ठीक है। दूसरा, जब उनके पास रियल इमेज होगी, रियल टाइम पे इमेज होगी, तो जमीन पर कब्जा नहीं होगा, जमीन पर कब्जा क्लियर बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 24 घंटे क्या कर सकते हैं, 24 आवर्स क्या रहेगी, निगरानी रहेगी, 24 आवर्स निगरानी रहेगी और डाटा सेव होता रहेगा, कभी भी हम देख सकते हैं, क्लियर। और जब हमारे पास 24 आवर्स निगरानी रहेगी तो क्या होगा, तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, त्वरित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई। सो जो न्याय है वो भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है, देश का प्रथम राज्य है। अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है तो देश के अलग राज्यों में से लागू किया जाएगा, यह भी प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, ठीक है। सो आज का सेशन समाप्त हुआ एंड थैंक यू वेरी मच, आप सबने पेशेंसफुली वीडियो देखी। आई होप कि आपको कुछ नई चीजें यहाँ पे मिली होंगी और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होंगी, ठीक है। बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं भी, आपकी एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कहीं देते हैं तो। सो बी अटेंटिव, बी अग्रेसिव फॉर योर स्टडी एंड अपनी पढ़ाई के लिए स्टैंड भी लेना जरूरी होता है। कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली भरनी ऊंची उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी कि आज अब आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तभी जाके आप आगे एक दिन सक्सेसफुल होंगे। आप खुद की कंपेयर किसी से मत कीजिएगा, कंपेयर नहीं करना है, अपनी तैयारी को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते रहो, करते रहो, रुकना मना है। द कोर कॉन्सेप्ट इज कि रुकना नहीं है, ठीक है। टाइम लगेगा, लगने दो, आज नहीं कल नहीं, कल नहीं परसों, लेकिन जो रुक गया वो समझो घर गया, रुकना नहीं है, ठीक है। परिस्थितियां सबके साथ अच्छी नहीं होती हैं, परिस्थितियां हमेशा समान नहीं होती हैं, और जिनको ये लगता है कि ठीक होने के बाद पढ़ूंगा, तो परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होती हैं। तो जैसी भी परिस्थिति है, जितना भी पॉसिबल हो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम निकालिए अपनी तैयारी को, अटेम्प्ट दीजिए सही से, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट कैरियर यू हैव।